नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गोवा के आइकॉनिक ब्रिज अटल सेतु के ऊपर में। ये नेशनल हाईवे जो 66 है, ये उसी का ये सेक्शन है जो मुंबई से कन्याकुमारी तक चलती है। गोवा की ये इकलौती ऐसी सड़क है, इकलौती ऐसी हाईवे है जो इतनी चौड़ी है। बाकी इतनी चौड़ी हाईवे आपको गोवा में नहीं मिलेगी। ऐसे इस वक्त 8:30 हो रहे हैं। हम निकल पड़े हैं गोवा से मैंगलोर की तरफ, जो कि लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर के आसपास है। वैसे गूगल के अनुसार तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो बता रहा है वो लगभग 7 घंटे का है, लेकिन जो गोवा से मैंगलोर के बीच की जो दूरी है उसके बीच में इतनी सारे नेचुरल ब्यूटीज़ वाली जगह आते हैं। अगर आप एक एक जगह में रुकते रुकते जाएंगे तो आप एक दिन में तो मैंगलोर बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनमें से कुछ जगहों में ऐसे है जहाँ पे हम भी रुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे जगह है जो कि जिसका एक्सपीरियंस आप केवल इसी रूट पे मिलेगा और कहीं आपको भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हमें आज कितना समय लगता है मैंगलोर पहुंचने में। वैसे गोवा की सबसे चौड़ी सड़क का सफ़र अब यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ से हमें डाइवर्शन लेना है लेफ़्ट साइड के लिए। आगे ये जितने भी फ्लाईओवर है, ये जो सड़कें हैं, ये आगे कहीं भी पूरी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जगह अभी पूरी बनी नहीं है और अभी वापस हम ये चौड़ी चौड़ी सड़कें को छोड़कर अब वापस हम गोवा की टिपिकल छोटी छोटी सड़कों में आ गए हैं। ये यहाँ से अभी हमें लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेते हुए हम मडगांव सिटी होते हुए बाईपास को स्टेशन को बाईपास करते हुए वापस हम गोवा के अंदर अंदर निकलेंगे। वैसे डस्ट पॉल्यूशन तो एकदम मैंने पूरे गोवा में लगभग ना के बराबर ही देखी है। लेकिन जहाँ जहाँ ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन है वहाँ पे थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन नॉर्मली गोवा में मुझे डस्ट पॉल्यूशन नहीं दिखा। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ इतने सारे टूरिस्ट आने के बावजूद भी यहाँ जो रोड साइड जो कचरा जो गार्बेजेस जो फेंकाए रहते हैं वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। आप पैदल चलने का आपको बहुत अच्छा मन लगेगा। पैदल चलते समय सबसे बड़ी खराबी एक नॉर्मल टूरिस्ट एक व्यक्ति को यही लगता है कि साला आसपास कचरा फेंका हुआ है, लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही कम जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको कचरे मिलेंगे, वो भी कचरे में दारू की बोतलें मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम जगह यहाँ साफ़ सुथरी ही है। वैसे दोस्तों इस वक्त हम कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। कर्नाटका एंटर करने के साथ ही जो सड़क है वो 4 लेन हो जाती है। वैसे रोड की कंडीशन तो गोवा से ही अच्छी थी, लेकिन यहाँ कर्नाटका में और भी अच्छी हो जाती है। नज़ारे तो और भी सुंदर हो जाते हैं। मैंगलोर जाने का जो रास्ता एक्चुअली ये NH66 ये कोस्टल रोड है और हम पूरे रास्ता ये अरेबियन सी के किनारे चलती है और पूरे रास्ते भर ऐसे नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में मिलती हुई आपको हर जगह दिख जाएगी। ये एक्चुअली ऐसी नदियों का छोटी छोटी नदियों का संगम जो है अरब सागर में हमें कई जगह दिखेगा। वैसे कर्नाटका में एंटर करने के साथ ही हम ब्रेकफास्ट करने के लिए इस ओम होटल में हम रुके थे। बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह थी। इस होटल में एंटर करने के बाद हमें सबसे यूनिक चीज़ ये लगी कि यहाँ का जो खाना है बड़ा ही यूनिक था और बहुत ही टेस्टी था। ना ही ये कचौड़ी है, ना ही ये बन है, ये कुछ मिलता जुलता चीज़ है जो चने की सब्जी के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया गया था और ये बहुत ही स्वादिष्ट था। नॉर्मली मैं अपने वीडियो में खाने को प्रमोट नहीं कर, लेकिन खाने और होटलों को प्रमोट नहीं, लेकिन ये चीज़ ही इतनी अच्छी थी कि इसके बारे में मुझे बताए बिना नहीं रह सका। और यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि यहाँ पे इडली के साथ सांभर नहीं, जबकि चने और आलू की सब्जी और नारियल की चटनी सर्व किया गया था। और ये जो फ़िल्टर कॉफ़ी है इसकी तो बात ही कुछ और थी। ये जो ब्रेकफास्ट था वो रोहन को भी बहुत पसंद आया था। अभी इसे बढ़िया मज़े से खाया। और वैसे अब हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए मैंगलोर की तरफ। बहुत ही छोटा सा टाउन है ये, जहाँ हमने रुक के ब्रेकफास्ट किया था। मेन हाईवे से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर अंदर होगा वो होटल जहाँ पे हम रुके थे। सामने है ये मेन हाईवे NH66 और राइट साइड जाने से आप गोवा आ जाएंगे और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ लेफ्ट साइड जा रहे हैं जो कि मैंगलोर है यहाँ पे।
हम गोवा से लगभग 166 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी हम पहुंचे इस जगह में। ये है कसार कोट बीच। ये प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जगह, लेकिन ये जो जगह है ये मात्र मेन हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर है। आधा किलोमीटर अंदर आने के बाद इतना सुंदर ये एक ब्लू फ्लैग बीच है। कोई भी कहीं भी एक सिंगल गार्बेज नहीं है। और इस जगह आने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं उठाना है। आप जो नॉर्मल मैंगलोर हाईवे में आप जा रहे हैं उसी हाईवे में ही इसका मेन गेट लगा हुआ है, और उस हाईवे से मात्र आधा किलोमीटर अंदर है ये। इस बीच में आने के बाद हमने अपने जीवन में पहली बार जो चीज़ देखी है वो है टर्टल नेस्ट। जी हाँ, ये जो सामने है ये एक कछुए का कछुए ने यहाँ पे अंडा दिया है, और ये उसी का घोंसला है जहाँ पे एक कछुए ने अंडा दिया हुआ है। इसको चारों तरफ से फेंस करके रख दिया गया है, और ये इकलौता नहीं, ये ऐसे और भी है। देखिए कितने सारे लाइन से ये बीच में पूरे जितने भी जगह है जहाँ पे कछुओं ने अंडे दिए हैं उस सब को प्रिजर्व करके ऐसे चारों तरफ से फेंस करके बैरिकेड करके उसको जाली लगा के सब जगह ऐसा रखा हुआ है। और ये रोहन के लिए भी बहुत ही एक्साइटमेंट वाला चीज़ था, क्योंकि उसने भी ये चीज़ पहली बार देखा। और वो तो वैसे जानता है कि टर्टल होता क्या है, लेकिन पहली बार अपनी आंखों से देखना, अनुभव करना, ये एक अलग ही चीज़ होता है। समय हो गया है इस जगह से निकलने का। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 2 बज गए हैं। सुबह हम गोवा से 8 बजे निकले थे और अभी 2 बज गए हैं। 2 बजे तक केवल हमने 166 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। आप समझ सकते हैं कितना हम रुकते रुकते आए होंगे, तभी इतना टाइम हमें लग गया यहाँ आने के लिए। यहाँ भी हमने लगभग पौने 1 बजे हम आए थे, और पौने 1 से 2 मतलब हम लोग 1 घंटा 15 मिनट तक हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। मन तो वैसे था नहीं इस जगह को छोड़ने का, लेकिन बहुत ही इंक्रेडिबल जगह है। और वैसे मन तो था नहीं और टाइम स्पेंड करना था, लेकिन क्या करें, हमें मैंगलोर भी पहुँचना है। तो अभी मैंगलोर पहुंचने से पहले एक डेस्टिनेशन और है जहां हमें जाना है, एक आइलैंड है, वहां पे भी हमें जाना है, तो इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। और ये देखिए, इस जगह में आने के लिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। सामने है गोवा मैंगलोर मेन हाईवे, और ये मेन हाईवे से देखिए आप इस तरफ है गोवा और मेरे राइट साइड है मैंगलोर। और आपको आने के लिए और कुछ नहीं, केवल गोवा की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको राइट साइड मुड़ना होगा, और अगर मैंगलोर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड मुड़ना होगा। गोवा की तरफ से लगभग आप 166 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपको, तब ये पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे होटल से लगभग हमें एग्जैक्ट 166 किलोमीटर पड़ा। अब हम चल पड़े हैं टूवर्ड्स मैंगलोर। अभी एक डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले आपको एक डेस्टिनेशन और देखना है जो कि आइकॉनिक। इस वक्त हम पहुंच गए हैं कर्नाटका के सबसे अद्भुत प्लेस, कुदरत का, जहां पे हमें अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। मेरे राइट साइड में है अरब सागर और लेफ्ट साइड में है सुपर्णिका नदी, जो कि अगल बगल बह रही है। बीच में ये है नेशनल हाईवे 66। बहुत ही कम जगहों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे मेरे राइट साइड में एक समुद्र बह रही है और उसके बीच में रोड है, और उसके बगल में एक मीठे पानी की स्रोत नदी जो इसके बगल से निकल रही है, लेकिन समुद्र में मिल नहीं रही है।
अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमने अभी अभी ये जो रेस्टोरेंट है पीछे यहाँ पे हमने अपना लंच किया है। यहाँ से लंच करने के बाद अभी हम ये जो सामने करावली स्क्वायर जो दिख रहा है, ये उडुपी का बहुत ही फेमस स्क्वायर है। यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे। इस मेन जो गोवा मैंगलोर हाईवे है उसको छोड़ते हुए यहाँ से राइट टर्न लेते हुए अब हम चले जाएंगे मालेपे बीच की तरफ। वैसे ये जो पीछे जो रेस्टोरेंट हमने जहाँ नाश्ता लंच किया था वो ओके ओके रेस्टोरेंट है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा ख़राब, लगभग ओके था। हमें तो वैसे भी मेन स्क्वायर और मेन लोकेशन की तलाश थी जहाँ से हमें दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना हो, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया था। अब हम वैसे जा रहे हैं मालेपे बीच की तरफ। मालेपे बीच जो है इस चौक से लगभग वही 10 किलोमीटर के मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर के आसपास होगा। मालेपे बीच से हमें एक्चुअली एक फेरी पकड़नी है, बोट पकड़नी है, जिससे हमको जाना है सेंट मेरी आइलैंड। सेंट मेरी आइलैंड, जी हाँ, एक आइलैंड है मालेपे बीच के पास जहाँ पे हमें फेरी पकड़ के जाना है। ये एक्चुअली मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस अनुभव होगा कि हम मेन लाइन को छोड़ के किसी टापू में थोड़े समय के लिए घूमने जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे ये आइलैंड, ये मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर ही दूर होगा मेन लाइन से। और कंटिन्यू फेरी चलती रहती है, गवर्नमेंट फेरी भी चलती है लेकिन प्राइवेट फेरी। ये अब हम पहुंच चुके हैं मालेपे बीच। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे ही मालेपे बीच है। वैसे लगभग ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम गोवा में है, केवल भाषा शैली और लिखावट में ही फ़र्क है। वैसे माहौल तो पूरा गोवा जैसा ही है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ थोड़ा सा शांति है, पारिवारिक लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये आ गए हम पार्किंग तरफ। यहाँ से लेफ़्ट लेके अभी हम पार्किंग के लिए पहले तो गाड़ी खोजना है कि कहाँ पार्किंग में हमें लगाना है। पार्किंग के लिए तो खूब बड़ा स्पेस दिया हुआ है। अब देख यहीं हम गाड़ी पार्क करते हैं। ये है उडुपी का फेमस मालेपे बीच। आज संडे है इसलिए थोड़ा शायद गैदरिंग ज़्यादा हो गई है लोगों की। चारों तरफ देखिए भीड़ ही भीड़ है और सब तरह की हॉर्स राइडिंग भी और कैमल राइडिंग भी यहाँ होते हैं। साइड में एक मेला भी लगा है बच्चों के लिए, वो दूर वहाँ है मेरा बोटिंग का टिकट काउंटर, और जल्दी जाकर मुझे टिकट कराना पड़ेगा। लास्ट फेरी है, लास्ट राइड है, देखते टिकट मिलता है कि नहीं। यूएन तो अपना खूब मज़े में है। ये इस वक्त आ गए हम जेटी पॉइंट पे। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें बोर्ड करवाया जाता है जेटी को। नंबर ऑफ़ पैसेंजर जो है वो लिमिटेड ही रहते हैं, जितने सीट के लिए टिकट बुक होते हैं उतने ही लोगों को यहाँ बैठने दिया जाता है। एक्स्ट्रा पर्सन्स आर नॉट अलाउड। एक और हर किसी के लिए लाइफ जैकेट वैसे कंपलसरी है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा छोटे बच्चों के लिए भी लाइफ जैकेट यहाँ अलग से है। छोटी सी जो मतलब नॉर्मली सभी जगह क्या किया जाता है, बड़ों वाला लाइफ जैकेट ही बच्चों को पहना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ अलग देखने को मिला। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग से उन्हीं के साइज़ का लाइफ जैकेट पहनाया गया है। ये देखिए ये भैया लोग दिन भर बोट को अभी खींच रहे हैं ताकि थोड़ा सा बोट जो है हल्का सा गहरे पानी में आ जाए और मोटर को चालू होने के लिए थोड़ा सा गैप मिल सके। वैसे ये लोग अभी एक ना ओके सिग्नल का वेट कर रहे हैं। ओके सिग्नल मिले साथ ही देखिए ये सब तैयार हो गए एक साथ पुल करने के लिए। मोटर चालू हो गया और हम सब चल पड़े हैं अपने आइलैंड की तरफ, जो कि जिसका नाम है सेंट मेरी आइलैंड। मुश्किल से ये मेन लाइन से 2 से 3 किलोमीटर ही आगे होगा। ये पीछे अब हम मेन लाइन को छोड़ चुके हैं, बढ़ चले हैं आइलैंड की तरफ। लगभग 20 से 25 मिनट का सफ़र करने के बोट राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सेंट मेरी आइलैंड। ये सामने है सेंट मेरी आइलैंड। यहाँ पे अब देखिए कैसे हमारी छोटी सी बोट को आदमी नीचे उतर के ये उसको किनारे तक खींच के लेके जाएगा और किनारे साइड में डॉक करा देगा। ये आइलैंड के कुछ डिटेल इस बोर्ड में मेंशन किए हुए हैं। डॉक कराने के बाद लगभग इस आइलैंड में हमें 1 घंटे का समय मिला है समय बिताने के लिए। बहुत ही मस्त लग रहा है इस आइलैंड के बाद। एकदम इनक्रेडिबल चीज़ है ये कि आप मेन लैंड को छोड़ के एक आइलैंड जो कि इस वक्त किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, ना रेल ना एयर, केवल एक छोटी सी जेटी है जो इसको कनेक्ट करके रखी हुई है। और उसमें भी हम सबसे लास्ट पैसेंजर है, सबसे लास्ट राइड वाले। यूएन तो खूब एंजॉय कर रहा है। मतलब एक चीज़ें जो होती है जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं उसके लिए एक अच्छा भी एक ज्ञान भी हो जा रहा है कि आइलैंड होता क्या है। आंखों देखी चीज़ें और किताब में पढ़ी चीज़ का भी फ़र्क होता है।
कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ आइलैंड में नहाने से, स्विम करने से, क्योंकि जो मेन लाइन की तरफ फेसिंग वाला आइलैंड है, आइलैंड का जो मेन लाइन की तरफ फेसिंग किया हुआ पोर्शन है, वहाँ पे आपका स्विमिंग अलाउड है। लेकिन जो आइलैंड जो जिसका फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में है, जो अरेबियन सी की तरफ फेस कर रहा है, अपोजिट टू द मेन लाइन, उस तरफ स्विमिंग अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए इस तरीके से बैरिकेड लगा के एक लाइन बांध के रोक दिया गया है। वैसे बहुत ही शाम के समय एक बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। लिटरली आम दुनिया से एक अलग ही अनुभव है। शाम का समय है, सूरज सामने ढल रहा है और आप एक आइलैंड में हैं और ये सब नज़ारा आप खूबसूरती वाला देख रहे हैं। बड़ा ही एकदम गज़ब एक्सपीरियंस है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब कितना बढ़िया माहौल है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीच बीच में फोटोग्राफिक पॉइंट भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक तरीके का एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। गजब है यार, एकदम पूरा चारों तरफ से बहुत से ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ है। शाम का समय है, बहुत ही सुहाना मौसम है। मतलब एक नॉर्मली पूरा दिन तो ये आइलैंड खुला रहता है, लेकिन इसका जो पीक टाइमिंग है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव जो आपको अगर करना है इस आइलैंड में आके, वो है सबसे लास्ट बोट में आइए आप। और उसके बाद जो सुबह के समय तो भीड़ भाड़ भी रहता है, शाम की जब लास्ट राइड आती है तो पूरा आइलैंड लगभग खाली हो चुका रहता है और ज़्यादा लोग नहीं बचते। जो लास्ट बोट के पैसेंजर है वही लोग लगभग इस आइलैंड में रहेंगे। बहुत ही गज़ब है एकदम नज़ारा, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। वैसे 1 घंटा बिताने के बाद अब हमारा वापस जाने का समय हो चुका है। उस तरफ देखिए वो मेन आइलैंड है और ये बोट में सबका बोर्डिंग शुरू हो चुका है और जिसका टाइम होने वाला रहता है उनको प्रॉपर वो आके बुला देते हैं। तो हमें भी आके बुला दिया उन्होंने। अब वापस चलते हैं अपने मेन लाइन की तरफ और बोर्ड करते हैं। वैसे जाने का इच्छा तो यहाँ तो हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ भी अगर कोई होटल होता तो रेंट आउट करके हम रुक जाते, लेकिन क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जाने के समय भी बहुत ही सुहाना है। देखिए पीछे कितना अच्छा पीछे सनसेट हो रहा है, पानी है। रोहन भी खूब एंजॉय करता है। आते समय रोहन थोड़ा सा डर सा गया था, लेकिन जाते समय वो भी ठीक है, वो समझ गया चीज़ों को कि ये क्या चीज़ था और क्यों उस जगह में हम आए थे। कुल मिला के ये जगह तो बहुत अच्छी है। आपके ट्रैवल डायरी में सेंट मैरी आइलैंड तो एकदम मस्ट होनी ही चाहिए। बोट से उतरने के बाद रोहन का अपना मस्ती टाइम शुरू हो गया है, थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है वो। लगभग 7:30 बज चुके हैं। हम मैंगलोर से लगभग 20 मिनट में अपने जो होटल सेलेक्ट किया वहाँ हम 20 मिनट में लगभग पहुँच जाएंगे। लगभग 8 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन मैंगलोर पहुँच जाएंगे। मैंगलोर पहुँचने के बाद हम आज रात वहाँ स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम सवेरे मॉर्निंग मुन्नार के लिए निकल जाएंगे, मुन्नार केरला के लिए निकल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।